बच्चों, मार्च में आपकी वार्षिक परीक्षा शुरू हो रही है। कक्षा 5 के लिए हिंदी विषय में जो आपका दोहराई कार्य है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पहला गद्यांश है, आपने गद्यांश को पढ़ना है और नीचे जो प्रश्न दिए उनके उत्तर आपने देने हैं। हमें भारतीय संस्कृति को जीवित रखने की चिंता है। भारतीय संस्कृति की पहचान बनाए रखने वाले कार्यक्रम टेलीविज़न पर दिखाए जाने चाहिए। हमारा समाज उसे स्वीकारेगा जो अच्छा है और समाज के हित का है। शिक्षा द्वारा भी हम विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति के प्रति आकर्षित कर सकते हैं। हमारी संस्कृति महान है, हमारी सभ्यता प्राचीन है पर आधुनिकता को अपनाने वाली है। हमें किसकी चिंता है? हमें भारतीय संस्कृति को जीवित रखने की चिंता है। पहले वाक्य में हमें इसका उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न पर क्या दिखाना चाहिए? भारतीय संस्कृति की पहचान बनाए रखने वाले कार्यक्रम टेलीविज़न पर दिखाए जाने चाहिए। दूसरे वाक्य में हमें दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इसी तरह से प्रश्न 3 देखिए, समाज क्या स्वीकारेगा? और गद्यांश का तीसरा वाक्य देखिए बच्चों, हमारा समाज उसे स्वीकारेगा जो अच्छा है और समाज के हित का है। यह हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर है। चौथा प्रश्न है, विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की ओर कैसे आकर्षित कर सकते हैं? गद्यांश का चौथा वाक्य देखते हैं, शिक्षा द्वारा भी हम विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति के प्रति आकर्षित कर सकते हैं। गद्यांश का चौथा वाक्य पूछे गए चौथे प्रश्न का उत्तर है। पांचवा प्रश्न देखिए, हमारी सभ्यता और संस्कृति कैसी है? गद्यांश का पांचवा वाक्य देखो बच्चों, हमारी संस्कृति महान है, हमारी सभ्यता प्राचीन है पर आधुनिकता को अपनाने वाली है। तो पांचवा जो वाक्य है गद्यांश का वो पांचवें प्रश्न का उत्तर है। इसी तरह से हम आगे एक और अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं। ऐसा लगता है मानो आज मानव ने अपने आसपास के वातावरण को पशुता से सुसज्जित कर लिया है। दधीची, शीवी, कर्ण के नाम लोग भूल गए हैं। दूसरों के कल्याण की नहीं बल्कि लोगों को सिर्फ अपनी ही चिंता सता रही है। निर्धन और असहाय जीवन जी नहीं रहे अपितु उसे घसीट रहे हैं। इस विचारधारा को बदलना होगा। पहला प्रश्न जो गद्यांश से पूछा गया है, आज मानव ने क्या कर लिया है? इस प्रश्न का उत्तर पहले वाक्य में है, आज मानव ने अपने आसपास के वातावरण को पशुता से सुसज्जित कर लिया है। इसी तरह दूसरा प्रश्न देखो, लोग किनके नाम भूल गए हैं? इसका उत्तर भी गद्यांश में दिया है, दधीची, शीवी, कर्ण के नाम लोग भूल गए हैं। तीसरा प्रश्न देखो बच्चों, लोगों को क्या सता रहा है? तीसरे प्रश्न का उत्तर भी गद्यांश में है, लोगों को सिर्फ अपनी ही चिंता सता रही है। चौथा प्रश्न देखिए, निर्धन और असहाय क्या कर रहे हैं? गद्यांश में देखते हैं हम, निर्धन और असहाय जीवन जी नहीं रहे अपितु उसे घसीट रहे हैं। पांचवा प्रश्न है, असहाय शब्द का अर्थ लिखें। असहाय का अर्थ होता है जिसकी कोई सहायता करने वाला नहीं है। इसका अर्थ होगा बेसहारा। बेसहारा का अर्थ है जिसका कोई सहारा नहीं है। ये एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। तीसरा गद्यांश देखो बच्चों, कुछ पुस्तकालय सार्वजनिक होते हैं जो सबके लिए होते हैं। सार्वजनिक का अर्थ ही होता है जो सबके लिए है। इनके खुलने और बंद होने का समय निश्चित होता है। इनमें हर तरह की पुस्तकें होती हैं। इसके सदस्य बनकर पुस्तकें घर पर भी ले जा सकते हैं। यह पुस्तकालय बहुत उपयोगी होते हैं। इनसे निर्धन विद्यार्थी भी लाभ उठाते हैं। निर्धन अर्थात गरीब। वे महंगी पुस्तकें नहीं खरीद पाते, वे यहाँ बैठकर उन्हें पढ़ सकते हैं।
कुछ समय के लिए घर भी ले जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, सार्वजनिक पुस्तकालय किसके लिए होते हैं? सार्वजनिक पुस्तकालय सबके लिए होते हैं, यह उत्तर हमने लिखना है। जबकि वाक्य में लिखा है कुछ पुस्तकालय सार्वजनिक होते हैं जो सबके लिए होते हैं, लेकिन हम प्रश्न के हिसाब से ही उत्तर देंगे। प्रश्न में पूछा है कि सार्वजनिक पुस्तकालय किसके लिए होते हैं, तो हम पहले लिखेंगे सार्वजनिक पुस्तकालय, फिर लिखेंगे सबके लिए होते हैं। प्रश्न 2 है, सार्वजनिक पुस्तकालय के सदस्य क्या कर सकते हैं? तो इसका उत्तर गद्यांश में दिया हुआ है। इसके सदस्य बनकर पुस्तकें घर भी ले जा सकते हैं। तो बिल्कुल जैसा वाक्य लिखा हुआ वैसा उत्तर नहीं देते हम प्रश्न के हिसाब से उत्तर देते हैं। देखो प्रश्न में क्या पूछा है कि सार्वजनिक पुस्तकालय के सदस्य क्या कर सकते हैं, तो इसी तरह से हम लिखेंगे सार्वजनिक पुस्तकालय के सदस्य बनकर पुस्तकें घर भी ले जा सकते हैं। प्रश्न 3 देखिए बच्चों, प्रश्न 3 है, निर्धन विद्यार्थी इन पुस्तकालयों से कैसे लाभ उठाते हैं? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हमें कहाँ से मिल सकता है। गद्यांश में हम देखेंगे, इनसे निर्धन व्यक्ति भी लाभ उठा सकते हैं। वे महंगी पुस्तकें नहीं खरीद पाते, वे यहाँ बैठकर उन्हें पढ़ सकते हैं, कुछ समय के लिए घर भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ से हमने प्रश्न 3 का उत्तर लिखना है। और किस तरह से लिखेंगे? जिस तरह से पूछा गया है उसी तरह से हम उत्तर को शुरू करेंगे। निर्धन विद्यार्थी इन पुस्तकालयों से कैसे लाभ उठाते हैं? निर्धन विद्यार्थी जिन पुस्तकों को नहीं खरीद पाते हैं उन्हें यहाँ से लेकर पढ़ सकते हैं तथा कुछ समय के लिए घर भी ले जा सकते हैं। प्रश्न 4 देखिए, पुस्तकालय किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो बच्चों पुस्तकालय को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुस्तक जमा आलय, इन 2 शब्दों से मिलकर पुस्तकालय बना है। प्रश्न 5 है, गद्यांश में से 4 संज्ञा शब्द चुनकर लिखें। बच्चों आपको पता ही है कि संज्ञा शब्द नाम वाले शब्दों को कहते हैं। जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध होता है उन शब्दों को हम संज्ञा शब्द कहते हैं। तो आप देखिए गद्यांश में कौन कौन से संज्ञा शब्द आए हैं। पुस्तकालय, पुस्तकें, पुस्तकालय, पुस्तकें, सदस्य, घर, निर्धन, विद्यार्थी। तो ये जो शब्द हैं ये संज्ञा शब्द हैं। पुस्तकालय एक ऐसी जगह या ऐसे घर कह सकते हैं, एक ऐसा हॉल कह सकते हैं, बड़ा कमरा जिसमें पुस्तकें रखी होती हैं। पुस्तकें आपको पता ही हैं, हिंदी की पुस्तक, इंग्लिश की पुस्तक, मैथ की पुस्तक, पुस्तकों के नाम भी होते हैं जैसे रिमझिम, मैरीगोल्ड। सदस्य, सदस्य कौन है? सदस्य वो हैं व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति सदस्य हो सकता है, औरत हो, आदमी हो, लड़का हो, लड़की हो, विद्यार्थी हो। इसी तरह घर, घर एक जगह है जहाँ लोग रहते हैं, स्थान है, यहाँ स्थान का बोध हो रहा है। निर्धन, विद्यार्थी, तो यहाँ निर्धन गरीब से गरीब भी कोई व्यक्ति हो सकता है, तो किसी व्यक्ति के बारे में पता चल रहा है हमें। विद्यार्थी, विद्यार्थी से हमें पढ़ने वाले किसी भी विद्या का ज्ञान, विद्या को प्राप्त करने वाले बच्चों का बोध करवाता है। तो ये सब शब्द संज्ञा शब्द हैं। तो इनमें से कोई भी 4 शब्द आप यहाँ लिख सकते हो, जैसे लिखा हुआ है पुस्तकालय, पुस्तकें, विद्यार्थी और घर, ये संज्ञा शब्द हैं। चौथा गद्यांश देखो बच्चों, वीरों को बनाने के कारखाने नहीं हो सकते, वे तो देवदार के वृक्षों की भांति जीवन के जंगल में स्वयं जन्म लेते हैं। वे बिना किसी की देखभाल के तैयार होते हैं, वे दुनिया के सामने अचानक आकर खड़े हो जाते हैं। उनके सारे गुण उनके भीतर ही होते हैं, बाहर से दिखाने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता।
इस गद्यांश से जो पूछे गए प्रश्न हैं, पहला प्रश्न है वीर किस प्रकार जन्म लेते हैं। इसका उत्तर हमें पहले ही वाक्य में मिलता है, वीरों को बनाने के कारखाने नहीं होते, वे तो देवदार के वृक्षों की भांति जीवन के जंगल में स्वयं जन्म लेते हैं। तो यहाँ वे की जगह वीर कर देंगे हम, क्योंकि प्रश्न में वीर लिखकर पूछा गया है। तो वीर देवदार के वृक्षों की भांति जीवन के जंगल में स्वयं जन्म लेते हैं। बिल्कुल आपने जैसे वाक्य गद्यांश में दिए हैं वैसा नहीं उतारना है, आपने प्रश्न को समझना है, फिर प्रश्न के हिसाब से ही अपना उत्तर लिखना है। प्रश्न दूसरा देखिए, असली वीर कैसे होते हैं। यहाँ तीसरा वाक्य देखिए गद्यांश में, वे बिना किसी की देखभाल के तैयार होते हैं। तो कैसे होते हैं असली वीर? असली वीर देवदार के वृक्ष की तरह होते हैं, जो बिना किसी के देखभाल के तैयार हो जाते हैं। तो देवदार के वृक्ष की उपमा वीरों को दी गई है, मतलब वीरों को देवदार के वृक्षों की तरह माना गया है। तो हम इसके अंदर देवदार के वृक्ष को की उपमा देते हुए वीर के बारे में बता रहे हैं। इसी तरह हम अपना उत्तर लिखेंगे, असली वीर देवदार के वृक्ष की तरह होते हैं, जो बिना किसी देखभाल के तैयार हो जाते हैं। हमने गद्यांश को पहले समझना है बच्चों, और उसके बाद हम प्रश्नों को समझ के प्रश्न के हिसाब से ही गद्यांश में से चुनकर अपना उत्तर तैयार करना है, जो पूरी तरह से प्रश्न के हिसाब से उचित हो, और वही हमने लिखना है। अगला प्रश्न देखो बच्चों, वीर और देवदार में क्यों तुलना की गई है। तो गद्यांश के हिसाब से आप देख रहे हो कि वीर जो है वो देवदार के वृक्षों की भांति ही जीवन के जंगल में जन्म लेते हैं। जैसे जंगलों में देवदार के वृक्ष अपने आप ही पैदा हो जाते हैं, उसी तरह जो वीर है, जो जीवन का जंगल है, हमारे जो जीवन है, हमारे आसपास जो लोग हैं, उनमें से ही कोई ना कोई वीर होता है, और वो अपने आप ही जन्म लेते हैं, उनका किसी को पता नहीं चलता। इसमें अपने आप जन्म लेने से मतलब ये है कि वीरों के अंदर की जो शक्ति है वो उनके अंदर ही होती है, और वो बाहर ऐसे हमें किसी को देखने से पता नहीं चलता कि वो वीर है। जब कोई ऐसी घटना घटती है जिसमें वीरता की आवश्यकता होती है, तब कोई अपनी वीरता दिखाता है, तब हमें पता चलता है कि यह व्यक्ति वीर है, बहादुर है। प्रश्न को फिर से देख लेते हैं, वीर और देवदार में क्यों तुलना की गई है। तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, वीर और देवदार में तुलना इसलिए की गई है क्योंकि जिस तरह से देवदार अपने बलबूते खड़ा रहता है, उन्हें किसी का सहारा लेना नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार वीर भी अपने बलबूते ही खड़ा रहता है। चाहे उनके सामने कितनी भी मुसीबतें क्यों न आए, वे उनका डटकर सामना करते हैं। तो हमने गद्यांश को समझ लिया, तो हम इस प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं। नहीं तो ये उत्तर आपको गद्यांश में वैसे देखने पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो प्रश्न पूछा गया है, इस प्रश्न से संबंधित कोई शब्द यहाँ नहीं मिलेगा, इसमें जो अर्थ बन रहा है वो अर्थ इसमें नहीं मिलेगा। तुलना जरूर की गई है, लेकिन गद्यांश को अब हमने समझ लिया है, तो हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसी तरह प्रश्न 4 पर आइए, प्रशंसा शब्द का विलोम लिखें। प्रशंसा का अर्थ होता है किसी की तारीफ़ करना। जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं तो उसी को बोलते हैं प्रशंसा, और जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हम उसे बोलते हैं निंदा। तो प्रशंसा का जो विलोम शब्द होगा वो होगा निंदा। 5वां प्रश्न है, वीर दुनिया के सामने कैसे खड़े होते हैं। आप देखो गद्यांश में इसका उत्तर दिया हुआ है, वीर यानी वे दुनिया के सामने अचानक आकर खड़े हो जाते हैं। क्योंकि वीरों की बात हो रही है तो वे का अर्थ है वीर। इसी तरह से हम प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, वीर दुनिया के सामने अचानक आकर खड़े होते हैं। 5 अंकों का आपका गद्यांश आएगा। तो 4 ये गद्यांश है पठित, मैंने आपको इस वर्कशीट में दिए हैं।
इनके अलावा भी कोई और गद्यांश आ सकता है, इनमें से भी आ सकता है, इसके अलावा भी आ सकता है। सिर्फ आपको मैंने बताया कि गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, कम से कम आपने 3 बार गद्यांश को ज़रूर पढ़ना है, उसको समझना है। उसके बाद आप जो प्रश्न गद्यांश से संबंधित दिए गए हैं उनके उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। इसके साथ साथ 5 अंकों का गद्य पद्य से प्रश्न पूछा जाएगा। जो आपके पाठ है रिमझिम 5 कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक है, उसमें जो पाठ दिए गए हैं, कविताएं दी गई हैं, कहानियाँ दी गई हैं, निबंध दिए गए हैं, लेख दिए गए हैं, उन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सबको अभी जो वार्षिक परीक्षा यानी सत्र 2 की परीक्षा जो होने जा रही है मार्च में, उसका सिलेबस पाठ्यक्रम आपको पता ही है कि कौन कौन से पाठ इसमें आने हैं। पाठ आपका आना है गुरु और चेला, स्वामी की दादी, बिशन की दिलेरी, पानी रे पानी, छोटी सी हमारी नदी, नदी का सफ़र, चुनौती हिमालय की। तो ये सब पाठ आपके इस वार्षिक परीक्षा में आएंगे। तो इन्हीं पाठों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पहला प्रश्न है, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है, गुरु जी ने गुरु जी ने क्या बात कही थी, ये पूछा गया। तो आपको पता ही है, आपने कविता गुरु और चेला पढ़ी है। गुरु जी ने कहा था, यह मुहूर्त फांसी पर चढ़ने के लिए सबसे शुभ है। इस मुहूर्त में जो फांसी पर चढ़ेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा और उसके सिर पर पूरे संसार का छत्र होगा। दूसरा प्रश्न है, राजा यह बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरुजी ने जो बात कही क्या वह सच थी? आप सबको पता है कि गुरुजी ने यह बात सिर्फ अपने चेले को बचाने के लिए कही थी। बिल्कुल नहीं, राजा मूर्ख था, इसलिए गुरुजी की बात को सच मान लिया। अगला प्रश्न है, क्या होता यदि मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर होती? यहाँ ये गलत लिखा गया है, फंदे के बराबर। फंदे के बराबर की होती। अगर मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर होती तो कविता के माध्यम से जो कहानी बताई गई है उसमें आपको पता ही है कि मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर नहीं होती, इसलिए वो फांसी पर चढ़ने से बच जाता है। अगर फंदे के बराबर होगी तो उसे फांसी पर चढ़ा देंगे, तो हमारा उत्तर होगा उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाता। प्रश्न 4 है, राजा गुरुजी की बातों में न आता। तो गुरुजी ने जो बातें कही थी वो अपने चेले को बचाने के लिए कही थी। अगर गुरुजी की बातों में राजा नहीं आता तो राजा खुद बच जाता और चेले को फांसी मिल जाती। तो उत्तर हम लिखेंगे, वह जीवित रहता। वह मतलब राजा जीवित रहता और उसकी शासन व्यवस्था डगमगाती हुई चलती रहती, क्योंकि उसकी शासन व्यवस्था डगमगाती हुई थी, क्योंकि वो मूर्खता भरे फैसले लेता था। साथ ही चेले को फांसी मिल जाती। प्रश्न 5 देखो बच्चों, मेडल से चूड़ियाँ बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना? आपको पता ही है, यह स्वामी की दादी पाठ में से यह प्रश्न लिया गया है। तो जो स्वामी की बुआ है उसने स्वामी के दादा को जो मेडल मिला था उसकी चूड़ियाँ बनवा ली थी, इसलिए दादी ने उसे महामूर्ख कहा था। क्यों कहा था? देखिए, मेडल इस बात की निशानी थी कि दादाजी पढ़ने में अव्वल थे। अव्वल का मतलब सबसे आगे, प्रथम आते थे हमेशा। होनार कहते हैं, अव्वल का होनार भी अर्थ होता है, होशियार भी होता है। वह जब तक रहता घर और बाहर के लोगों को प्रेरणा देता। मेडल हमेशा जो आने वाली जनरेशन है, जो आगे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अपने बड़ों के जब वो मेडल देखते हैं, उनके द्वारा लिए गए पुरस्कार देखते हैं, तो उनके अंदर प्रेरणा होती है कि वो भी उतनी ही मेहनत करें, उतने ही जीवन में आगे बढ़ें। तो वो यह जो मेडल है वो प्रेरणा का काम कर रहा था। ऐसी प्रेरक चीज़ों को संभाल कर रखा जाता है। बुआ ने उसका महत्व नहीं समझा। तो जो स्वामी की बुआ थी उसे मेडल का महत्व नहीं पता था और उसने उससे 4 चूड़ियाँ बनवा ली, इसीलिए दादी ने उसे महामूर्ख कहा।
प्रश्न 6 है, सब मजिस्ट्रेट कौन होता है? क्या वह पुलिस विभाग में होता है? आप सभी को पता है कि सब मजिस्ट्रेट एक जज होता है जो मुकदमों के फैसले सुनाता है, वह पुलिस विभाग से संबंधित नहीं होता। प्रश्न 7 देखो बच्चों, दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी क्यों रखती होंगी? आप सभी को पता है इलायची, लौंग, सुपारी जो हैं खाने के काम आती हैं, तो दादी भी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी खाने के लिए ही रखती होंगी। प्रश्न 8, तांबे के सिक्के बनाने के लिए किस किस धातु का इस्तेमाल होता है? तांबा और लोहे की धातुओं से तांबे के सिक्के बनाए जाते हैं, तो तांबे और लोहे की धातु का इस्तेमाल करते हैं सिक्के बनाने के लिए। प्रश्न 9, उस रात को कौन सी अनूठी बात हुई थी? देखो यह प्रश्न है, बाघ आया उस रात कविता से लिया गया है। तो आप सभी को पता है कि उस कविता में बताया गया है कि उस रात को गांव में एक बाघ आ गया, तो यह बात अनूठी थी। अनूठी मतलब अजीब, जो अलग, जो सामान्य रूप से जो घटनाएं हर रोज़ घट रही हैं उससे अलग। अब बाघों का, जंगली जानवरों का गांव में आ जाना, शहरों में आ जाना कोई सामान्य बात तो है नहीं, अनूठी बात ही है। उस रात को गांव में बाघ आ गया था। प्रश्न 10 देखिए बच्चों, तुम्हारे विचार से क्या सचमुच यह बात अनूठी है? क्यों? हाँ, यह बात सचमुच अनूठी है क्योंकि बाघ हिंसक होते हैं और वे जंगल में रहते हैं, उनका रिहायशी इलाकों में घुसाना अनूठा ही है। रिहायशी इलाके वही हैं जहाँ पर हम लोग रहते हैं, मोहल्ले में, गांव में, ठीक है, जहाँ पर लोग अपने घर बना बना के रहते हैं, तो ऐसी जगहों को रिहायशी इलाका कहते हैं। प्रश्न 11 देखिए, बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था? तो देखो बच्चों, ये किस पाठ से लिया गया है प्रश्न? ये बिशन की दिलेरी पाठ से लिया गया है। तो आपको पता ही है कि बिशन जो है शिकारियों से बचाकर घायल तीतर को लेकर चला जाता है। क्यों बचाना चाहता था? घायल तीतर को देखकर बिशन का दिल पिघल गया, वह उसको घायल अवस्था में असहाय नहीं छोड़ सकता था, अतः उसने उसे उठा लिया और उचित इलाज करके तीतर को बचा लिया। प्रश्न 12 देखिए बच्चों, घायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस किस तरह की परेशानियां हुई? आपने पाठ में पढ़ा है कि उसे झाड़ियों में से गुजरना पड़ा था, कंटीले तारों के नीचे से निकलना पड़ा था, जिससे उसके हाथों पे, पैरों पे खरोंचें आ गई थीं, उसकी एक तरफ की आस्तीन फट गई थी। उसने झाड़ियों से गुजरकर बड़ी मुश्किल से घायल तीतर को पकड़ा। शिकारियों से बचने के लिए उसे कंटीले तारों की बाड़ में से होकर गुजरना पड़ा। उसे घुटने के बल भी चलना पड़ा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आईं। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। कमीज की एक आस्तीन भी फट गई थी। प्रश्न 13 देखिए बच्चों, अपने घर के नल के पाइप में मोटर लगवाना दूसरों का हक छीनने के बराबर है, लेखक ऐसा क्यों मानते हैं? आप सभी जानते हैं कि अगर किसी एक घर में अगर मोटर लगी होगी तो जो पानी घर में आता है वो पानी आपके घर में तो पर्याप्त मात्रा में आ जाएगा जिसके घर में मोटर लगी होगी, लेकिन उससे आगे वाले घरों में पानी की जो गति है वो कम हो जाएगी, जिससे उनको कम पानी मिलेगा। इस तरह से हम दूसरों का हक ही छीन रहे हैं। इसीलिए लेखक मानते हैं कि मोटर लगवाने वाले को पर्याप्त पानी मिल जाता है। पर्याप्त मतलब पूरा पानी मिल जाता है जितना उन्हें आवश्यकता है, जबकि मोटर नहीं लगवाने वालों को पानी नहीं मिल पाता। नहीं मिल पाता मतलब पर्याप्त नहीं मिल पाता। स्पष्ट है, इसीलिए साफ है यह बात, यह उनका हक छीनने के बराबर ही है। यह जो मोटर लगवाना है ये दूसरों का हक छीनने के बराबर ही, ऐसा इसीलिए लेखक मानते हैं। प्रश्न 14 देखिए, बड़ी संख्या में इमारतें बनने से बाढ़ और अकाल का खतरा कैसे पैदा होता है? बड़ी संख्या में इमारतें बनाने के लिए जलाशय क्या होते हैं? जो तालाब हैं, झील हैं, सरोवर हैं, बावड़ियाँ हैं, गांव में होती हैं, तो जो छोटे छोटे तालाब बने होते हैं, बावड़ी बनी होती हैं, वहाँ पानी बारिश का इकट्ठा हो जाता है और उन्हीं को पाट कर उस पर मिट्टी डालकर पाट दिया जाता है। पाटने का मतलब है कि मिट्टी डाल देना, ढक देना उसको पूरी तरह से। इस कारण भूमि जल नहीं सोख पाती। जो पानी बारिश का है या जो उन गड्ढों में, उन तालाबों में पानी इकट्ठा होता था
वो रिस रिस कर धीरे धीरे भूमि में नीचे चला जाता है, जो भूजल भंडार बन जाता है, जिसे हम हैंडपंप के द्वारा कुएं खोदकर, और राजस्थान में कुछ कुइयाँ खोदी जाती हैं उस तरह से। और हम आप सब ने भी यहाँ पर अपने घरों में लगवा रखे होंगे सबमर्सिबल पंप लगाकर उस पानी को बाहर निकाला जाता है। तो अगर इसी तरह के से बड़ी इमारतें बनती रहेंगी, तालाब नहीं होंगे, तो भूमि के नीचे का जो जल भंडार है वो धीरे धीरे करके कम होता जाएगा, और इससे क्या होगा, गर्मी में अकाल और बरसात में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। तो गर्मी के दिनों में क्या होगा, अकाल हो जाएगा, क्योंकि गर्मी के दिनों में जो थोड़ा बहुत पानी इधर उधर छोटे मोटे तालाबों में होता है तो वो सूख जाएगा, नदियों का पानी भी कम हो जाता है, और बरसात कम होती है, जिससे खेतों में जो फसलें हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं, पीने के पानी की कमी हो जाती है। इसी को अकाल कहते हैं। और बाढ़ क्या होता है, जब बरसात के दिन होते हैं तो जब बरसात बहुत ज़्यादा होती है तो यही जो तालाब है, झील है, इनमें बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है, जो गांव और शहरों में नहीं जाता। लेकिन अगर तालाब और ये झीलें नहीं होंगी तो क्या होगा कि यही पानी जो है बरसात का, ये गाँव में घुस जाएगा, शहरों में सड़कों पे आ जाएगा। तो ये जो स्थिति है इसी को बाढ़ की स्थिति कहते हैं। प्रश्न 15 देखिए, धरती की गुल्लक किन किन साधनों से भरती है। धरती की गुल्लक, जो धरती के नीचे का जो पानी है उसी को धरती की गुल्लक बोला गया है, जहाँ पर पानी इकट्ठा रहता है। तो गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं वे धरती की गुल्लक भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस कर छन कर जा मिलता है। तो आप सभी जानते हैं कि आप देखो, मिट्टी में पानी डालो, थोड़ी देर में मिट्टी उस पानी को सोख लेती है, यानी पानी जो है धीरे धीरे छन कर रिस कर मिट्टी के नीचे चला जाता है। और नीचे हमारी धरती में नीचे बहुत ज़्यादा नीचे, मतलब 150-200 फुट नीचे जो है पानी इकट्ठा हो जाता है, वही भूजल भंडार है, जिसे हम फिर हैंडपम्प से कुआं खोदकर या सबमर्सिबल पंप से निकालते हैं। प्रश्न 16 देखिए, किस शब्द से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते थे। तो ये देखो, ये बच्चों प्रश्न पूछा गया है छोटी सी हमारी नदी पाठ से। ये कविता है, तो कविता में शब्द आया था ढोर डंगर। ढोर डंगर का मतलब ही जानवर होता है। तो इन शब्दों से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते थे। 17वां प्रश्न देखिए, इस नदी के तट की क्या खासियत थी। जो नदी है, नदी का जो किनारा है, किनारे को ही तट बोला गया है, तो उसके जो तट है, किनारे जो हैं वो ऊंचे थे और ढालू भी थे। ढालू मतलब ढलानदार थे। प्रश्न 18 देखिए, जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा क्यों छोड़ना पड़ा। तो यह जो प्रश्न लिया गया है, ये पाठ है आपका चुनौती हिमालय की। जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि आगे का रास्ता अनेकों गहरी और चौड़ी खाइयों से भरा पड़ा था। खाइयाँ पार करने का उचित सामान भी उनके पास नहीं है। आप सबको मालूम है कि अमरनाथ की जो गुफा है वो कश्मीर में है। तो आपने पाठ में पढ़ा है कि जवाहरलाल जो है जोजिला पास से होते हुए मातायन पहुंच गए थे, और वहां से आगे जो गडरिया है किशन, उसने बताया कि जो सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है उसके पीछे अमरनाथ की गुफा है। तो जवाहरलाल और उनके चचेरे भाई किशन, गडेरिया और कुली चारों ने मिलकर अमरनाथ की गुफा जाने के बारे में सोचा। लेकिन पहाड़ी इलाकों में आपको पता ही है कि बहुत सारी खाइयाँ होती हैं, तो गहरी और चौड़ी खाइयाँ थी। जवाहरलाल और उनके जो साथी थे उनके पास उचित सामान नहीं था खाइयाँ पार करने का, इसलिए उन्होंने अमरनाथ का सफ़र अधूरा छोड़ दिया और वो वापस आ गए। प्रश्न 19 देखिए, जवाहरलाल, किशन और कुली सभी रस्सी से क्यों बंधे थे। जवाहरलाल, किशन और कुली सभी रस्सी से इसलिए बंधे थे ताकि पैर फिसलने के कारण या किसी और कारण से वे खाई में गिरने लगे तो रस्सी के सहारे लटक कर अपनी जान बचा सकें। तो आप सभी जानते हैं कि रस्सी से अगर सभी बंधे रहेंगे और दूर दूर रहेंगे एक दूसरे से, तो अगर कोई खाई में गिर भी जाता है तो उसे बचाया जा सकता है। आगे देखो बच्चों, व्याकरण से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से प्रश्न आपके सामने आएंगे परीक्षा में। नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम का ठीक रूप छांट कर लिखो।
मास्टर साहब ने अप्पा राव को खालिस्तान पास बुलाकर कहा, खालिस्तान कल, खालिस्तान घर आना, मैं अपना तुम। इस तरह से आपको विकल्प दिए गए हैं और आपने इसका सही रूप छांट कर लिखना है। तो मास्टर साहब ने अप्पा राव को अपने पास बुलाकर कहा, तुम कल मेरे घर आना। इसी तरह से ख देखिए, सेंटिला तुम्हारा घर नागालैंड के किस शहर में। देखो तुम का हमने तुम्हारा बना दिया, जो ठीक सर्वनाम का रूप यहाँ पर लगेगा तुम्हारा। तुम लिखेंगे तो यह वाक्य में सही नहीं, वाक्य को सही अर्थ नहीं देगा। ग देखिए, सुधा ने अपनी बुआ से पूछा, पापा आपसे कितने बड़े हैं। आप विकल्प दिया होगा और आपने आपसे अपनी और आपसे बनाकर इस वाक्य को सही अर्थ देते हुए लिखना है। घ मोहन को समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। विकल्प है वह, और वह से हमने उसे सर्वनाम का रूप दिया और इसका इस्तेमाल इस वाक्य में किया। और पांचवा वाक्य देखिए, विमल ने अपने अफसर को याद दिलाया कि उन्हें 4 बजे बैठक में जाना है। यहाँ पर 4 नहीं, उन्हें के नीचे रेखा लगेगी। जो वह शब्द है, वह से हमने उन्हें सर्वनाम बनाया है। 4 जो है ये सर्वनाम नहीं है। आगे देखिए, आपसे व्याकरण में मुहावरे भी पूछे जा सकते हैं। मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करके आपने लिखना होगा। पहला मुहावरा है मुंह में पानी आना। आप इस तरह से वाक्य बनाएंगे, मिठाइयाँ देखते ही भोलू के मुंह में पानी आ गया। आपको पता ही है कि जब हम स्वादिष्ट चीज़ें देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, यानी हमारा मन करने लगता है वो स्वादिष्ट चीज़ें खाने के लिए। तो जब हमारा मन करने लगता है या किसी का मन करने लगता है तो हम इस मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा मुहावरा देखिए, आँखों में पानी भर आना। उसकी विपदा की कहानी सुनकर मेरी माँ की आँखों में पानी भर आया। विपदा मतलब मुसीबत, दुख, तकलीफ़। तो अगर हम किसी के मुसीबत की, दुख की, तकलीफ़ की कहानी सुनते हैं तो हमें भी महसूस होने लगता है कि सामने वाले का दुख कितना ज़्यादा है और हमारे अंदर भी वैसा ही दुख हम महसूस करने लगते हैं और उससे हमारी आंखों में पानी भर आता है। तो इस मुहावरे का इस्तेमाल हम जब कोई रोने लगता है, दुखी होता है, तो हम इस मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं। पानी पानी होना, अपनी गलती के कारण भरी सभा में वह पानी पानी हो गया। पानी पानी होना का मतलब है शर्मिंदा होना, शर्मसार होना। जब कोई गलती हो जाती है और पकड़ी जाती है तो हम पानी पानी हो जाते हैं, हमें शर्म महसूस होती है कि ये हमने क्या कर दिया। पानी फेरना, पानी फेरना मतलब किसी का काम खराब कर देना। मेरी मेहनत पर तुमने पानी फेर दिया। आपने बहुत अच्छी मेहनत से कोई चीज़ बनाई है, कोई उसे ख़राब कर देता है तो हम इस मुहावरे का इस्तेमाल बताने के लिए करते हैं कि मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया। आँख लगना, आँख लगना मतलब नींद आ जाना, उसके जाते ही मेरी आँख लग गई। इस तरह से हम इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। आँख मूंदना, आँख मूंदना मतलब कि अब वो नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो गई है। कैंसर के कारण उन्होंने ऐसे में ही आँख मूंद ली। तो कैंसर एक ऐसी गंभीर बीमारी है, तो बहुत से लोगों की असमय मृत्यु हो जाती है। असमय मतलब अभी उसकी उम्र पूरी नहीं हुई, लेकिन कैंसर की बीमारी इतनी ज़्यादा थी कि वो समय से पहले ही उन्होंने आंखें मूंद ली। अगला वाक्य, आंख दिखाना। आंख दिखाना आप सबको पता है, गुस्सा करना। शिक्षक ने छात्रों को आंखें दिखाकर चुप कराया। शोर कर रहे थे बच्चे तो आम तौर पे ये घटना घटती है, बड़े हमें आंख दिखाते ही हैं जब गलतियां करते हैं। आंख बचाना, आंख बचाना मतलब छिप कर चले जाना। हिरण शेर के पास से आंख बचाकर निकल गया। अगला मुहावरा है सिर आंखों पर बैठाना। गलत आदमी को कभी सिर आंखों पर नहीं बैठाना चाहिए। तो सिर आंखों पर बैठाना का मतलब किसी को बहुत ज़्यादा सम्मान देना, छूट देना, ठीक है, उसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर देना, इस तरह के काम हम करते हैं। तो बच्चों को वैसे सभी सिर आंखों पर बिठा कर रखते हैं, छोटी छोटी गलतियां उनकी माफ़ कर देते हैं, लेकिन गलत आदमी को कभी भी सिर आंखों पर नहीं बैठाना चाहिए। इस तरह से हम वाक्यों में इन मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए बच्चों,
प्रश्न 3 जो व्याकरण से पूछा जा सकता है, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण व विशेष्य शब्दों को छांट कर लिखो। तो आप देखिए पहला वाक्य, राजू तुम ऊल जलूल कल्पना मत किया करो। तो जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उनको विशेष्य बोलते हैं, और जिन शब्दों से उनकी विशेषता बताई गई है उन्हें हम विशेषण बोलते हैं। तो देखो ये उल जलूल जो शब्द है ये कल्पना शब्द की विशेषता बता रहा है, तो उल जलूल विशेषण है और कल्पना जो है वो विशेष्य है। अगला वाक्य, पुलिस ने एक खूंखार डाकू को पकड़ लिया। तो यहाँ पर देखो खूंखार जो है वो विशेषण है और डाकू जो है वो विशेष्य है, क्योंकि डाकू की विशेषता है कि वो खूंखार है। तीसरा वाक्य, बिशन ने घायल तीतर को पकड़ लिया। घायल जो है विशेषण है और तीतर विशेष्य है। चौथा वाक्य, खूब बजा बाजा जब मरा मूर्ख राजा। तो यहाँ पर देखो मूर्ख विशेषण है और राजा विशेष्य है। पांचवा वाक्य, जवाहरलाल के पास गहरी खाइयां पार करने के औजार नहीं थे। तो यहाँ देखिए गहरी विशेषण है और खाइयां विशेषण है। गहरी विशेषण, खाइयां विशेष्य है। इसी तरह से वचन बदलो। व्याकरण में आपसे वचन बदलो से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपने जो एक वचन वाले शब्द हैं उनको बहुवचन में बदलना है। जैसे शब्द दिया हुआ है बाल्टी, तो आप ध्यान से देखो बाल्टी में यहाँ पर बड़ी ई लगाई गई है और जब बाल्टियाँ लिखा गया तो उसमें यहाँ पर छोटी ई का प्रयोग किया गया है। और आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो आधा अक्षर होता है वो बड़े अक्षर के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो जब मात्रा लगाएंगे तो आधे अक्षर से पहले लगेगी मात्रा अगर छोटी की मात्रा लगाते हैं। और ये मात्रा जो है जो पूरा अक्षर है ट उसके ऊपर लगी होती है, न कि आधे अक्षर के ऊपर कभी भी मात्रा नहीं लगती। तो इस तरीके से हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। तो आगे दूसरा शब्द देख लेते हैं, बस्ती, और इसका बहुवचन बनेगा बस्तियाँ। तीसरा है पर्वतमाला, बहुवचन होगा पर्वतमालाएं। चौथा शब्द है आँख, आँख का बहुवचन होगा आँखें। पांचवा है कली, इसका बहुवचन होगा कलियाँ। छठा शब्द है कविता और इसका बहुवचन होगा कविताएं। सातवां शब्द है कहानी, कहानी का बहुवचन होगा कहानियाँ। उसके बाद आप देखिए अगला शब्द है कुत्ता, इसका बहुवचन होगा कुत्ते। कुर्सी, कुर्सी का बहुवचन होगा कुर्सियाँ। तो इस तरह से आप जितने मैंने आपको इसमें वचन बदलो दिए हैं इनका आप घर पर अभ्यास करेंगे। अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें कम से कम इन्हें आप 4-5 बार लिख कर देखें। किसी भी तरह से मात्राओं की गलती इनमें नहीं होनी चाहिए। मात्राओं की गलती होने पर आपका उत्तर गलत हो जाएगा और आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे। आगे देखो बच्चों, आपका सृजनात्मक लेखन में एक पत्र आएगा, जैसे यहाँ उदाहरण के रूप में दिया है, मित्र को उसके जन्मदिन पर एक बधाई पत्र लिखो। तो सबसे पहले हम वहाँ का पता लिखेंगे जिस मित्र को आपने भेजना है। तो ये मैंने उदाहरण के लिए लिखा है मकान नंबर 123 अमर नगर पटियाला। तो आप इसकी जगह जो भी आपके मित्र का पता है वो लिखेंगे, दिनांक जिस दिन आप ये पत्र लिख रहे हैं। तो फिर सबसे पहले आप अपने मित्र को संबोधित करेंगे, प्रिय मित्र लिखकर आप संबोधित करेंगे। उसके बाद आप अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई इस तरह से देंगे, मुझे तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण मिला। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाने जा रहे हो। मेरी ओर से तुम्हें तुम्हारे 11वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई।
मुझे इस बात का दुख है कि इस बार मैं तुम्हारे जन्मदिन पर उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि इसी दिन से मेरी वार्षिक परीक्षा शुरू हो रही है। पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी जो भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूर्ण हो। तो इस तरह से आप अपने मित्र को पत्र लिख सकते हैं। इस पत्र को कम से कम आप 2 बार लिखने का ज़रूर अभ्यास करें। उसके बाद नीचे आपने अपना नाम लिखना है, तुम्हारा मित्र लिखकर आपने नीचे अपना नाम लिखना है। इसी के साथ सृजनात्मक लेखन में आपको नदी का सफ़र पर 8 से 10 वाक्य लिखने को दिए जा सकते हैं, या किसी और उपविषय पर दिए जा सकते हैं। तो नदी का सफ़र पाठ आपने पढ़ा ही है, उसके अंदर नदी के बारे में बताया गया है। वहाँ से आप पढ़कर नदी के बारे में 8 से 10 वाक्य आप लिख सकते हैं कि नदी का सफ़र किस तरह से होता है, नदी की शुरुआत कैसे होती है और कहाँ उसका अंत होता है। तो हम पढ़ लेते हैं। किसी भी नदी की शुरुआत ऊंचे स्थानों या पहाड़ों से होती है। नदी में पानी झरने से, झील से, बारिश से या फिर हिम के पिघलने से आता है। जहाँ से नदी की शुरुआत होती है उस जगह को नदी का उद्गम कहते हैं। कई धाराएं आकर नदी में मिलती हैं। पहाड़ी क्षेत्र में ढलान अधिक होने के कारण नदी का बहाव तेज होता है। कई सारी छोटी नदियाँ मुख्य नदी में मिलती हैं तथा उसे बड़ी नदी बनाती हैं। इन छोटी नदियों को मुख्य नदी की सहायक नदियाँ कहते हैं। मछुआरे और सैलानी नदी के किनारे मछलियाँ पकड़ते हैं। नदी जब ऊंचाई से गिरती है तो जल प्रपात बनता है। नदी जिस जगह समुद्र में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। तो इस तरह से आप नदी का सफ़र पर 8 से 10 वाक्य लिख सकते हैं। अब देखिए आगे वर्तनी से भी आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। आपको 3 शब्द लिखे हुए मिलेंगे। एक ही शब्द के 3 तरह से रूप लिखे हुए मिलेंगे, जिसमें से एक शुद्ध रूप होगा और बाकी 2 गलत होंगे। तो ध्यान से आप पढ़ेंगे और समझेंगे कि मात्राएं सही लगी हैं कि नहीं। जैसे पहला शब्द दिया है पर्वतमाल और उसी का अगला रूप पर्वतमाला, आगे पर्वतमाला। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो दूसरा शब्द है पर्वतमाला ये सही है, बाकी दोनों अशुद्ध रूप हैं। आगे देखिए महामूर्ख, महामर्ख, महामूर्ख। तो महामूर्ख जो पहला शब्द है वो शुद्ध रूप है। चक्रवर्ती, चक्रवर्ती तो पहले दोनों अशुद्ध रूप हैं और तीसरा रूप जो है चक्रवर्ती का वो शुद्ध रूप है। अगला देखिए अल्सेशियन, अलासेशियन, अल्सेशियन। तो जो पहला शब्द है अल्सेशियन ये जो है शब्द का शुद्ध रूप है। आगे देखिए वर्तनी में आपसे इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि शब्द को पूरा कीजिए। तो पहला जो शब्द है उसको ध्यान से देखिए। तो ये कौन सा शब्द हो सकता है? ये शब्द है जोड़ा सांकों वाला। जोड़ा सांकों वाला घर जो पाठ है उसमें से ये शब्द लिया गया है। अगला शब्द है स्वामी नाथन। तीसरे शब्द को ध्यान से देखिए, ये क्या बनेगा? जवाहर लाल। चौथा शब्द देखिए कारीगर, कारीगर। इसी तरह से आगे देखिए प्रश्न 3 अक्षर को सही क्रम में लगाकर शब्द बनाइए। तो ये सही क्रम में लगे हुए नहीं हैं अक्षर, और इनको सही क्रम में लगाकर हम सार्थक शब्द बनाएंगे। तो पहला शब्द क्या हो सकता है? सरपंच। दूसरा देखो, दूसरा हो सकता है संतरी। तीसरा देखिए ये शब्द बनेगा अमरूद। और चौथा देखिए ये शब्द बनेगा मेडल।
इसमें देखिए प्रश्न 4 में उचित मात्रा लगाकर शब्द को पूरा करो। तो वर्तनी में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। इसमें शब्द लिखा हुआ इलायच और आपको संकेत भी दिया है, हिंट भी दिया है कि एक तरह का मसाला है। तो आप सबको पता है स्वामी की दादी पाठ में यह शब्द आया है। ये कौन सा शब्द है? इलायची। आपने मात्रा लगा देनी है। और इस तरह दूसरा शब्द क्या होगा? शकारी। शकारी सही शब्द नहीं है, इसमें यहाँ पर हम छोटी ई लगा के इसे शिकारी बना देंगे। इसी तरह से अगला शब्द है मजिस्ट्रेट लिखा है। ये मजिस्ट्रेट नहीं है, ये मजिस्ट्रेट है। यहाँ पर भी छोटी ई लगाकर मजिस्ट्रेट बना देंगे इस तरह से। जय को छोटी की मात्रा लगेगी, आधा से ट के पैर में रह, ए की मात्रा ट, मजिस्ट्रेट। तो इस शब्द को देखिए फैलाकर लिखा हुआ है और ये शब्द बनेगा फैलाकर। यहाँ लिख लेते हैं इसको। फै के ऊपर आई की मात्रा लगेगी, फैला कर। आगे आपको शब्दकोश यानी शब्दकोश से 5 प्रश्न आएंगे आपको हिंदी की परीक्षा में। इसमें आपको पूछा गया विलोम शब्द पूछे गए हैं। तो अमीर का विलोम शब्द क्या होगा? आप सभी को पता है, अमीर गरीब। गरीब। दूसरा शब्द है सुगम। सुगम का अर्थ होता है जहाँ जाना आसान हो। और तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? उल्टा अर्थ क्या होगा? जहाँ जाना कठिन हो। तो आपने चुनौती हिमालय की पाठ में पढ़ा होगा शब्द दुर्गम। तो दुर्गम का क्या अर्थ होता है? जहाँ जाना कठिन हो, मुश्किल हो। ऊपर। ऊपर का विलोम शब्द क्या होगा? सबको पता है, नीचे। छिपाना। छिपाना का विलोम शब्द क्या होगा? ढूंढना। इसी तरह से आपको समानार्थी शब्द पूछे जाएंगे आपसे। तो कथा, समानार्थी का अर्थ होता है कि वही अर्थ, जो अर्थ पहले वाले शब्द का है वही अर्थ जो दूसरा शब्द आप लिखोगे उसका भी वही अर्थ बनेगा। जैसे कथा, कथा का के लिए समानार्थी शब्द क्या होता है? कहानी। समानार्थी को अगर अलग अलग करेंगे, इसका संधि छेद करेंगे कि समान अर्थ वाले शब्द हम कह सकते हैं। मार्ग, मार्ग के लिए समान अर्थ वाला शब्द होगा रास्ता। शिष्य, इसका हम समानार्थी शब्द लेंगे गुरु और चेला पाठ से, चेला। भूप, ये भी गुरु और चेला पाठ में राजा का समानार्थी शब्द है, भूप। इसी तरह वाक्यांशों के लिए एक शब्द पूछे जाएंगे। इसमें जो वाक्यांश दिया हुआ है उसका एक शब्द में हम अर्थ समझा सकते हैं। जहाँ पहुँचना बहुत कठिन हो, आप सबको पता है जहाँ पहुँचना बहुत कठिन है वो जगह कौन सी होती है? दुर्गम। दुर्गम। जो दिखाई न दे, अदृश्य। सदा सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। जो कभी न मरे, अमर। इसी तरह से आपसे तुकांत शब्द पूछे जाएंगे। चालू, ये छोटी सी हमारी नदी में आपने देखा होगा जो कविता है
उसमें बहुत सारे तुकांत शब्द आए हैं, वहीं से ये तुकांत शब्द पूछे गए हैं। चालू, चालू के लिए तुकांत शब्द जो दिया गया था कविता में वो था ढालू। सघन के लिए वन। इसी तरह से राजा के लिए ये गुरु और चेला कविता में तुकांत शब्द दिया गया है बाजा। जाना के लिए माना। इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा कि वाला शब्द जोड़कर जो नीचे शब्द दिए गए हैं उनसे नए शब्द आपने बनाने हैं। तो मशक, मशक में हम वाला जोड़ देंगे तो एक नया शब्द बन जाएगा मशक वाला। अखबार के साथ वाला शब्द जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा अखबार वाला। इसी तरह से माला शब्द जोड़कर नया शब्द बनाएंगे। पर्वत के साथ माला शब्द जोड़ेंगे हम माला, तो नया शब्द बन जाएगा पर्वत माला। फूल के साथ माला शब्द जोड़ेंगे, नया शब्द बन जाएगा फूल माला। बच्चों, मैंने आपको जो भी हिंदी का दोहराई कार्य है वो पूरा करवा दिया है। तो आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है, इस वर्कशीट को ध्यान से देखना है, पढ़ना है और इसमें जितने भी प्रश्न आए हैं और जो भी व्याकरण का भाग है, जो सृजनात्मक लेखन का भाग है, उसका बहुत अच्छे से आपने अभ्यास करना है और आपने परीक्षा में बहुत समझदारी के साथ तरीके से पढ़कर और बहुत अच्छे ढंग से आपने प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। बिल्कुल भी किसी तरह का आपने अपने ऊपर वजन नहीं लेना है, भार नहीं लेना है परीक्षा की तैयारी का। आपको जो दोहराई कार्य मैंने दिया है उसको अच्छे से आपने करना है, इसका अभ्यास करना है, ठीक है। और आपको वार्षिक परीक्षा के लिए सत्र 2 की परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।